फ्यूचर जो है ना वो ऑलरेडी डिजाइंड है आपका। जिस तरह के कर्म होते हैं ना उसकी परछाई ऑलरेडी डिजाइंड हो चुकी होती है, इसलिए आपके हो सकता है 100, 200, 300 साल तक भी शायद आपका जन्म जो है डिसाइडेड हो चुका होता है। पास्ट लाइफ में जाके फ्यूचर कैसे देख सकते हैं? इस संसार में कोई लायक है नालायक है, सुख है दुख है, अच्छा है बुरा है, बिल्कुल नियम से है, बड़ा परफेक्टली है, मैं यूं कहता हूं। क्या बागेश्वर बाबा एक चमत्कार है या ढोंग? वो कोई चमत्कार नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी मंत्र साधना या किसी प्रकार की साधना करता है ना तो उससे हमारे साइकिक एबिलिटीज या साइकिक सेंसेस, आपको भी कई बार कई घटनाओं का पूर्वाभास होता है ना। तो सर ये इंट्यूशन कोई भी कैसे डेवलप कर सकता है? क्या आपने कभी मोदी जी की पास्ट लाइफ देखी? उनको मैंने पूछा कि भाई मोदी जी पिछले जन्म में क्या थे, तो उन्होंने बताया कि सर वो एक भी कोई पास्ट लाइफ में गया है जिसने भगवान के दर्शन किए हों? मुझे अपनी पास्ट लाइफ नहीं देखनी है जी, मुझे सिर्फ भगवान राम और सीता को देखना है जी बस। वो वानर के रूप में थी उनके साथ। मैंने उनको फिर एक बात के ऊपर थोड़ा मैंने पूछा कि क्या मुझे हनुमान जी जैसा कोई व्यक्तित्व भी था उस समय? तो उन्होंने बताया कि दोस्तों जितने भी नए व्यूअर्स हैं मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डॉक्टर एनके शर्मा के साथ हमारे पास्ट लाइफ के पिछले दोनों पॉडकास्ट देख लीजिएगा। अदरवाइज आप शायद सोचो कि यार कितनी इम्प्रैक्टिकल सी बातें हैं, सेंसिबल नहीं लग रही। कॉन्शियसली एक बार आप हमारे साथ अलाइन हो जाइए, बहुत मजा आएगा। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है पास्ट लाइफ। डॉक्टर एनके शर्मा इज बैक ऑन सुपर टॉक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट लाइफ नहीं, फ्यूचर के बारे में। पास्ट लाइफ में जाकर आखिर डॉक्टर एनके शर्मा फ्यूचर कैसे बता देते हैं, इसी क्षण में वो भविष्य में कैसे लेकर जा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा और इसी में ही हमने जाना कि हमारे भारत का आने वाला कल कैसे होने वाला है। लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर की किसकी दावेदारी हो सकती है, पर आज हम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की पास्ट लाइफ भी जानने वाले हैं कि ऐसा क्या था कि इस लाइफ में वो इतने सक्सेसफुल हैं। हम जानने वाले हैं कि बागेश्वर बाबा जो चमत्कार करते हैं वो कैसे प्रैक्टिकली हर इंसान कर सकता है। बहुत मेहनत करते हैं ऐसे एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल ही नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम एजुकेशन दे रहे हैं। सुपर टॉक्स को सब्सक्राइब करके आप सिर्फ नॉलेज ही नहीं ले रहे बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। डॉक्टर एनके शर्मा सर, बार बार जैसे अपने वापस आते हैं घर तो आपका दोबारा से स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। पहले दोनों एपिसोड्स में लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे और सबसे ज़रूरी ये बात कि लोग लॉजिकली समझ पा रहे थे जो बात हम करना चाह रहे हैं। आज हम पास्ट लाइफ में और गहरा जाने वाले हैं और लोगों के कुछ वाजिब सवाल हैं पिछले एपिसोड से जो कि मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मुझे पता है आपको किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। एवर रेडी हैं आप। सबसे पहले क्योंकि पीछे जो युद्ध के बारे में हमने भी थोड़ा सा डिस्कशन पहले किया था, भारत पाकिस्तान की हमने बात करी थी। आज हम अपने ही देश के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत कैसा होने वाला है। और कभी भी जब देश की बात आती है तो सबसे प्रमुख आती है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। तो क्या आपने कभी मोदी जी की पास्ट लाइफ देखी है? देखिए कभी कभार ऐसा मौका मिल जाता है तो मैं लोगों को पूछ लेता हूँ। तो अभी रिसेंटली एक आईपीएस ऑफिसर के साथ पास्ट लाइफ हो रही थी हमारी। तो मैंने कहा वो बड़ा थोड़ा और मज़ेदार रहेगा क्योंकि बड़े लेवल का व्यक्ति है, तो उनका बोलना अपने आप में एक बड़ा ऑथेंटिक होता है। कब की बात है, कब का पास्ट ये लाइफ? बस अभी 8 दिन पहले की बात है बस। तो जब मैंने पूछा कि भाई मोदी जी पिछले जन्म में क्या थे, तो उन्होंने बताया कि सर वो एक आश्रम में सेवादार थे और सेवा करते थे और गुरुओं की बहुत उन्होंने सेवा की। गुरुओं का उनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा और उसके कारण जो है आज मोदी जी को जो भी आज फलित हो रहा है वो उनका आशीर्वाद ही उनके साथ चल रहा है। इस तरह से
तो बस ये बात, बहुत ज़्यादा तो कोई लंबी चौड़ी मैं पूछता भी नहीं हूँ वैसे, क्योंकि उनको मतलब और भी चीज़ें जाननी होती है, लेकिन मैं कैजुअली कई बार ऐसे पूछ लेता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि इस तरह की मोदी जी के बारे में कि पहले वो बताया। सेवा करते थे। हाँ जी, हाँ जी। कभी योगी जी के बारे में कुछ पूछा? योगी जी के बारे में नहीं पूछा मैंने, ऐसा कोई काम पड़ा नहीं अभी फ़िलहाल। ओके। और हाँ, गांधी जी के बारे में ज़रूर पूछा मैंने। क्या पूछा? एक्चुअल में मुझे ये जानना था कि गांधी जी क्या वापस कहीं जन्म ले चुके हैं? तो उन्होंने जो बात बताई वो बड़ी यूनिक सी बात है। वो कह रही हैं कि भाई गांधी जी कहीं लंदन के कोई एक्सटीरियर, मतलब कहीं आउटस्कर्ट्स में, बोले वहाँ पर हैं अभी भी, और उनकी करीब-करीब उम्र जो है काफ़ी 80 साल के करीब, बहुत बूढ़े हैं अभी वहाँ पे, और अंग्रेज़ हैं, मतलब वो ही इज़ एन इंग्लिशमैन नाउ। तो ऐसा जब बताया तो मैंने उनको, मैं भी बड़ा हैरान हो गया सुन कर के कि भाई गांधी जी इंग्लिशमैन के रूप में है। तो मैंने कहा भाई व्हाई ही इज़ इन इंग्लिशमैन? तो बोले कि उनको इंग्लिशमैन के रूप में ही जन्म लेना था, ये उनकी शायद डिज़ायर थी। ऐसा कुछ था बोले उनका। तो इसलिए वो वहाँ पर ही उन्होंने जन्म लिया। मैंने कहा यार ऐसे, मतलब हो सकता है उनके आंतरिक डिज़ायर अंग्रेज़ों के साथ रह के उनको अंग्रेज़ी का वो चढ़ गया हो, उनके अंदर एक आकर्षण, तो उस जन्म में ले लिया होगा। और फिर मैंने उनको पूछा कि क्या वो सोशली, पॉलिटिकली कोई एक्टिव है कि नहीं है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ही इज़ जस्ट लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ़। वो और अकेले हैं, मतलब वहाँ पे कि कोई परिवार भी अभी साथ में नहीं है उनके। ओके। तो ये एक चीज़ थोड़ी बड़ी अनोखी सी लगी, Sure. क्योंकि मुझे लगा कि गांधी जी ने अगर जन्म लिया तो डेफ़िनेटली कुछ सोशली, पॉलिटिकली कुछ कहीं न कहीं करेंगे। तो एक्टिव तो होंगे भाई। राइट। पर उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल, ओके। इस तरह से। सर, पिछली बार आपने कहा था कि जो आने वाला समय है उसमें प्रधानमंत्री की दावेदारी चांसेस ज़्यादा है कि योगी आदित्यनाथ जी के पास वो पद जाए। तो प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें आने वाले समय में, कब तक ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है? नहीं, देखिए मैं 2029 के पीरियड में जब मैं लोगों को लेके जाता हूँ, जनरली मैं 5 साल के बाद का भविष्य दिखाता ही हूँ हर एक हुँ, को। हुँ, तो और उसमें मैं भारत के पॉलिटिकल इस कुछ चीज़ को पूछता भी हूँ। हुँ, तो सैकड़ों लोगों ने, मतलब कोई एक 1-2 की तो बात ही नहीं है। तो अधिकतर लोगों ने, क्योंकि मैं हज़ारों की तादाद में ही लेके जाता हूँ ना कई बार, बहुत हुँ, बड़े-बड़े ग्रुप होते हैं कई बार। तो सब लोगों का जनरली जो है, हुँ, बीजेपी में ये 2 नाम सबसे प्रोमिनेंटली लोग बता रहे होते हैं। हुँ, यानी कि कुछ एक जगह पे कुछ लोगों ने और कुछ नाम भी बताए हैं, मतलब जैसे कोई अ, नितिन गडकरी का भी किसी ने नाम लिया उसमें ऐसे। और लेकिन मोदी और योगी को ज़्यादा प्रोमिनेंटली सबने बताया, मतलब क्योंकि मैं जब पूछता हूँ कि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई भी जो कौन-सी पार्टी रूल कर रही है, हुँ। तो जनरली उसमें मोदी योगी जी का ही नाम आता है सब लोगों का। मोदी जी का आने वाला टाइम कैसा है? कभी कुछ इस बारे में इतना डिस्कशन हुआ? ज़्यादा मैंने डिटेल में अभी तक नहीं पूछा कि भई आगे जाके मोदी जी क्या करने वाले हैं, ऐसा कभी पूछा नहीं मैंने, तो शायद इसीलिए। भारत के दुश्मन कौन हो सकते हैं आने वाले समय में? ये भी मैंने कभी कोई पूछा नहीं, पर हाँ, भारत का 2030 के आसपास में इकोनॉमिकली भारत इतना ऊँचा उठ चुका होगा हुँ, कि वास्तव में जो हम कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, हुँ, तो वो स्थिति भारत में पैदा हो जाएगी। मतलब मोदी जी भारत को उस हद तक लेके ज़रूर चले जाएँगे कि जहाँ पर पूरे विश्व में भारत का नाम ज़रूर होगा, ये बात पक्की है। अ, हालाँकि मैं भविष्यवाणियाँ ज़्यादा करने में विश्वास नहीं करता इतना, हुँ, क्योंकि ये सब अभी रिसर्च टाइप श्योर। है, बोलते हैं ना, हुँ, तो इसको ऑथेंटिक करने के लिए और अच्छी तरह रिसर्च करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। हुँ। पिछली बार आपने ये कहा था कि पाकिस्तान के आने वाले टाइम में टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। हाँ, ये ये लोग बताते हैं कि पाकिस्तान का भविष्य अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। उसको बहुत प्रॉब्लम में जाना पड़ेगा, और शायद हो सकता है कि कई लोगों ने तो यहाँ तक भी बताया कि सर वो मतलब वो चाइना के रूल में आ जाएगा, और पाकिस्तान का अपना अस्तित्व जो है, नाम तो पाकिस्तान तो रहेगा, पर इट विल बी रूल्ड बाय मोस्टली चाइना करके ऐसे बताते हैं कई लोग। सर वो तो अ, अभी भी दिख ही रहा है कि वो काफ़ी ऐसे, हाँ, डेट में मतलब कहीं न हुँ, कहीं मुझे लगता है कि कहीं चाइना उसके ऊपर जो है ओवर पावरिंग कर सकता है एक समय में आने पर।
मतलब उस हद तक मतलब उसकी हालत खराब हो जाएगी वैसे। पीओके कब तक आ रहा है? पीओके के बारे में अभी लोग बताते हैं थोड़ा अभी और समय लगेगा अभी। एग्ज़ैक्ट तो ख़ैर मैं ऐसा नहीं लोग बताते, पर कहते हैं अभी कुछ साल लगेंगे, अभी इमीडिएट अभी जल्दी नहीं है आने का चांस, अ, ऐसे लोग बताते हैं। लगभग 10-15 20-25। साल 10-15 साल लग सकते हैं इसमें, 2035 तक भी हो सकता है शायद। ओके, मतलब तुरंत तो नहीं है। तुरंत नहीं है, ऐसा बताते हैं इस तरह से। आने वाले टाइम में जैसे रक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हाँ। आने वाले टाइम में कुछ ऐसा देखा जा सकता है कि भारत कहीं से कहीं किसी तरह से जंग में जा रहा नहीं, है? जंग का मैंने वापस नहीं पूछा, ओके, अभी जंग की मैंने कोई बात नहीं की। ओके। अभी क्योंकि ये थोड़े क्वेश्चन कभी-कभार कैज़ुअली कभी-कभार पूछ लेता हूँ, तो बस छोटी-मोटी ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जा पाता हूँ मैं अभी हुँ, फ़िलहाल। हाँ, हुँ, हुँ। पर मैं कभी आपके लिए एक बार ज़रूर करूँगा एक बड़ा प्रोग्राम इस तरह का। उसमें सर मैं ही सबसे आगे बैठा हूँगा। लाइव पॉडकास्ट करेंगे सर कभी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तुमको ही लेके चले जाएँगे। सर एक मुझे ये बताएँ, कभी किसी ने अपना कोई भगवान से रिलेटेड एक्सपीरियंस कोई शेयर किया हो आपके साथ? कभी कोई पास्ट लाइफ में गया है जिसने भगवान के दर्शन किए हों? नहीं, देखिए क्या होता है कि एक्चुअल में अ, एज़ सच अ, कोई भी भगवान के दर्शन हमारे पास्ट लाइफ में किसी ने अभी तक किए भी नहीं है, और मैंने भी ऐसा कभी कहा नहीं है हुँ, कि जाओ भगवान के दर्शन करो हुँ, करके। हुँ, ऐसा मैंने कहा नहीं कभी किसी को। हुँ। पर हाँ, कुछ लोग मेरे पास ज़रूर ऐसे आए जो कहते हैं मुझे अपनी पास्ट लाइफ नहीं देखनी है जी। अच्छा, मुझे सिर्फ़ भगवान राम और सीता को देखना है जी बस। ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा। तो मैं उनको रामायण काल में लेके चला गया। तो उन्होंने प्रैक्टिकली मतलब उन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरह से राम दिखते थे, क्या खाते-पीते थे, उस समय उन्होंने सर बताइए उनके ना, थोड़ा पास डिटेल में में बताइए। भगवान राम के बारे में तो सब कुछ जानना चाहेंगे। तो नहीं, ये नहीं, लिए कब का केस है? कब हुआ ये ये? अभी 15-20 दिन पहले एक महिला उड़ीसा से आई थी हमारे पास में, हुँ, तो उसको बस राम जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी उसकी, हुँ, और उसके पीछे और वो राम के पीछे श्रद्धा होने के पीछे रीज़न क्या थी कि वो पिछले जन्म में स्वयं एक वानर के रूप में थी, मतलब उस समय जब वो जो भी 1000 2000 5000 साल पहले जो भी होगा हुँ, समय, हुँ। तो उस समय वो वानर के रूप में थी उनके साथ में, अच्छा, जंगल में। अच्छा। और वो उसके कारण वो सब मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं वानर के रूप में उनके साथ हूँ, हुँ, मतलब मैं उनको देख रही हूँ, हुँ, और कोई ऐसे बातचीत या कम्युनिकेशन टाइप नहीं है वहाँ पर। हुँ, और बाकी उन्होंने यही बताया कि वो क्या क्या धनुष अपने पास में रखते थे, हुँ। इस तरह जामुन खाते थे, इस तरह से वो जंगलों में घूमते रहते थे, तो इस तरह की बातें उन्होंने बताई कुछ इस तरह की। और कुछ स्पेसिफिक्स आप शेयर कर सकें? नहीं, रामायण के क्या खा बारे रहे में थे? कैसे रहे थे नहीं, वहाँ? कैसे वो रह तो रहे नहीं, थे? जनरली देखिए मैंने उनको फिर एक बात के ऊपर थोड़ा मैंने पूछा कि हुँ, क्या सचमुच उस समय वानर जो है, क्या हुँ, ऐसे हनुमान जी जैसे हुँ, व्यक्तित्व है? हुँ। तो क्या सचमुच हनुमान जी जैसा कोई व्यक्तित्व भी था उस समय? हाँ। तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़े-बड़े ऐसे बहुत ही एकदम बोलते हैं ना कि दैत्य आकार जैसे होता है ना, बड़ा आकार के, हुँ, ऐसे-ऐसे वानर और चिंपांजी भी नहीं, एक प्रकार से उसको गोरिल्ला टाइप जो बॉडी होती है, हुँ, वैसा मतलब उन्होंने मुझे बताया कि हुँ, उस तरह के शरीर के कुछ लोग उनके साथ हैं, मतलब इस तरह से। तो पर वो अभी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में खैर मैं भी नहीं गया उसके साथ में। हुँ। वो तो थोड़ा बहुत उसको, क्योंकि बाकी दूसरी चीज़ें भी उसको जाननी थी। तो ये थोड़ा-सा मैंने ये सब बता के उनको वापस ले आया फिर मैं, यूँ। बट जैसे जो रामायण काल में हो रहा था, वो उन्होंने हूबहू बताया। हाँ, वो ये बताया उन्होंने भगवान राम बिल्कुल। ऐसे थे। हाँ, ऐसे-ऐसे। भगवान राम को उन्होंने देखा होगा तो उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया होगा? हाँ, डिस्क्रिप्शन दिया कि उनके बाल किस तरह के हैं, वो कैसे? क्या श्याम वर्ण के हैं इस तरह से, और वो ऊपर उन्होंने जटा ऐसे सब बाँध के रखी हुई है, धनुष धारण किया हुआ है, इस तरह से पत्थर पे बैठे हुए हैं। अच्छा। ऐसे उन्होंने आपसे क्योंकि ऐसे छोटी-छोटी बातें ही पूछते-पूछते काफ़ी समय लग गया था थोड़ा। हाँ। तो बस ये छोटी-छोटी बातें बताई बस उन्होंने सारी। तो ये छोटी-छोटी बातें काफ़ी लोगों के दिल को बहुत खुश कर रही होंगी। माँ सीता के बारे में कुछ बोला? हाँ, उन्होंने बताया उसकी, मैंने पूछा कि उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने, तो उन्होंने बताया कि जैसे कोई सन्यासिनी की जैसे ऑरेंज टाइप के जो कपड़े होते हैं, हुँ, उस तरह का ही उन्होंने कुछ बॉडी पे उन्होंने लपेटा हुआ है, हुँ। इस तरह से बताया। कोई 100% एग्ज़ैक्टली वो साड़ी का रूप ही नहीं था, पर समथिंग शी वाज़ वेयरिंग, ऐसे कुछ लपेटा बॉडी में उन्होंने बताया इस तरह से। और उनके बाल भी बहुत लंबे-लंबे हैं और बहुत सुंदर है बोले, बहुत सुंदर है बोले।
इस तरह की उन्होंने चर्चा की उसके बारे में। फीचर्स ह्यूमन लाइक थे? ह्यूमन लाइक, बिल्कुल ह्यूमन लाइक के थे, बिल्कुल ह्यूमन लाइक। ओके। हाँ, ओके। देखिए भगवान जो वर्ड है ना, शायद हम लोगों ने उनके हमारी तरफ से हमने उनके साथ जोड़ दिया है, पर वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक अपने अपने समय में इस तरह के बड़े काम कर गए जैसे कृष्ण कर गए। तो वो तो जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं, हम भगवान महावीर कहते हैं, पर थे तो सब एक प्रकार से मानव रूप में ही। तो वो तो इस तरह की, वो तो हमारी श्रद्धा की बात है। ब्यूटीफुल। हाँ सर, पिछले एपिसोड्स में कुछ सवाल लोगों ने कई बार पूछा। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा कि हम पास्ट लाइफ में जाके फ्यूचर कैसे देख सकते हैं? हाँ, नहीं देखिए क्या होता है कि एक बार आपकी चेतना अ, अ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप जब माइंड बॉडी को ढीला छोड़कर आप जब सपनों में चले जाते हैं, तो आपने कभी नोट किया होगा कि सपने में आप अचानक कहीं न कहीं जगहों पे आप जंप कर जाते हैं, है ना? तो क्या होता है कि एक बार आपकी चेतना शरीर मन ढीला होने के बाद जब ट्रांस स्टेट में आ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप यू बिकम लाइक ए सैटेलाइट। आप सैटेलाइट की तरह हो जाते हैं और ऊपर जो है ना टाइम स्पेस और गैप नहीं है, ऊपर जो है टाइमलेसनेस है। इसीलिए हमारे योगियों ने जब ध्यान की गहराइयों में जाते हैं तो वो कहते हैं समयातीत, कालातीत, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो हम उस समय में पहुंच जाते हैं जहाँ पे टाइम ट्रैवलिंग नहीं करनी होती। वी डोंट ट्रैवल एज सच। हम क्या जब आपका जैसे ही भाव पैदा हुआ, एक पर्टिकुलर इंटेंशन माइंड में क्रिएट हुआ, तो आप इमीडिएटली यू गेट कनेक्टेड टू दोस एनर्जीज, यानी कि आप उसके साथ एक सेकंड में कनेक्ट हो जाते हो। मान लीजिए अगर मैं कहूँ 1000 साल पीछे जाऊँ तो ये रहा, इधर ही है। 10,000 साल पीछे जाओ तो इधर ही है। 1,00,000 साल पीछे जाओ तो ये रहा, इधर ही है। मैं कहता हूँ 100 साल बाद आगे जाओ तो ये रहा, इधर ही है। 200 साल बाद आगे जाओ तो ये इधर ही है। यानी कि दे डोंट हैव टू ट्रैवल। जैसे ही उनका माइंड वो सोचता है ना, वो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ इमीडिएट कनेक्ट हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं आपसे कहूँ कि राघव जी आप अपने घर के बारे में सोचिए, फिर कहता नहीं 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 जी आप अपने घूमने गए थे ना शिमला, जरा उसके बारे में सोचिए। तो आपने कितनी देर लगाई? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हाँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में। तो उसी तरह फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में क्या होता है, जैसे ही मैं उनको गाइड करूंगा कि आप अपना घर देखो जी, मान लो, तो फिर वो इमीडिएट उनका जो माइंड है ना वो घर के साथ कनेक्ट हो जाएगा इमीडिएटली। तो अगर मैं कहूँगा जाइए 2100-2500 साल के बाद के फ्यूचर में जाइए, तो मैंने अभी कहा ना ऐसे, तब तक वो जा चुके होते हैं। द मोमेंट आई सेड गो टू 21-25 पीरियड, तो 2125 में जाए, तो अपने आप में अब खाली मुझे पूछना होता है, भैया कहाँ खड़े हो, जरा बताना, जरा क्या कर रहे हो तुम उस समय। तो बस ये खाली पूछना ही होता है। तो कई लोग तो मुझे क्या बोलते हैं मालूम है, सर आपने जैसे बोला मैं ऑलरेडी वहां पहुंच चुका था। यानी कि द मोमेंट ही क्रिएट एन इंटेंशन ही इज ऑलरेडी देयर। जैसे आप भी जरा सोचो ना, आप अभी अभी अपने घर के बारे में सोच के एकदम एक सेकंड में एक रेस्टोरेंट के बारे में सोच लिया कि यार आज खाना वहां से मंगाऊंगा, तो एक सेकंड में माइंड चला गया ना। तो मतलब मैंने कहा ना, जब सटल लेवल पर ट्रैवलिंग नहीं है, वहाँ पे कोई हम कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे होते हैं इस तरह से। इसीलिए क्या होता है कि फ्यूचर जो है ना वो ऑलरेडी डिजाइंड है आपका। तो पास्ट में जाकर फ्यूचर में क्यों जा सकते हैं? वो इसलिए जा सकते हैं भाई कि आपने अब तक जितने पास्ट अब तक जिए हैं, वो पास्ट जो है वो कई सैकड़ों जन्मों की ईंटें हैं। एक एक ईंट, हर जन्म की ईंटें, दीवारें आपने खड़ी की है। तो कुदरत का नियम है कि आप जितना इस तरफ आप जाओगे उतना उसका रिफ्लेक्शन इस तरफ आएगा ही। हर एक एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप जो जो जन्म जी के जो कर्म कर चुके होते हैं, उसके ऑलरेडी संस्कार जो है वो सब बन चुके होते हैं। तो एक परछाई जो है ना उस तरह की बन चुकी होती है। अगर आपने गोल कर्म किए तो फिर गोल परछाई सी नजर आएगी, अगर आपने स्क्वायर किए तो स्क्वायर नजर आएगी। यूं मतलब जिस तरह के कर्म होते हैं ना उसकी परछाई ऑलरेडी डिजाइंड हो चुकी होती है। इसलिए आपके हो सकता है 100, 200, 300 साल तक भी शायद आपका जन्म जो है डिसाइडेड हो चुका होता है। क्योंकि मैं अब तक देखिए ना, अभी करीब हम लोग 45,000 से भी ऊपर, अब तो 46,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो इतने लोगों को ले जाकर मैं जब पूरे पिछले भविष्य को दिखवाता हूँ, तो
हर व्यक्ति भविष्य में कुछ न कुछ डिफरेंट होता है, डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट नाम, डिफरेंट जात पात, डिफरेंट कंट्री होती है उनकी। तो इसका मतलब है कि ये सब ऑलरेडी डिजाइंड हो चुका होता है। 100 साल के बाद लेके जाता हूँ ना जनरली, मैं 200 साल 300 साल या 500 साल आगे लेके नहीं गया, इसलिए मुझे अभी उसके बारे में शायद जानकारी नहीं है, पर मैं कभी इसके ऊपर भी जरूर प्रयास करूंगा। तो मतलब मुझे लगता है कि वो डिजाइंड इसलिए है कि क्योंकि वो जी चुका है, उसकी परछाई बन चुकी है। लेकिन अगर हाँ, एक चीज जो मैं लोगों को जरूर कहता हूँ कि फ्यूचर इसलिए बन गया है क्योंकि आप अनकॉन्शियसली जी रहे हो और उसमें आप डेलिबरेटली जानबूझ कर कुछ चेंज नहीं कर रहे हो अपने विल पावर से। लेकिन अगर आज आपने अपने विल पावर से आपने ऐसा डिसीजन ले लिया कि भाई बहुत हो गया, अब मैं आज के बाद ये जीवन जीऊंगा नहीं, मैं तो साधु बन जाऊंगा जी। आपने जैसे ही सोचा मैं साधु बन जाऊंगा, तो इसका मतलब अब आप अपनी इंद्रियों का निग्रह करोगे, आप आसक्ति बंद कर दोगे, आप समाज से कट जाओगे, अब आप कर्म प्रतिक्रियाएं क्रिया प्रतिक्रिया कम कर दोगे। तो फिर अब आपका जो फ्यूचर बन चुका है ना, वो धीरे धीरे वापस उसका आकार फिर परिवर्तन होने लगेगा और वो चेंज होने लगेगा, क्योंकि आपने विल पावर से अभी अभी एक्शन चेंज कर दिया इमीडिएटली। यूं तो इसलिए फ्यूचर जो है वो बना हुआ इसलिए रहेगा क्योंकि आप अभी होश में नहीं हो, आप अनकॉन्शियसली जी रहे हो, और इसलिए वो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाग जाता है और जाग कर एक्शन चेंज कर देता है, तो फिर उसका फ्यूचर उसके अनुसार डेवलपमेंट होने लगता है। बस सीधा सा हिसाब है। जैसे मैंने अभी देखिए, अभी मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ शायद मैं ये कि देखिए, एक समय था कि मैं बहुत चटोरा था, खाने पीने का शौकीन था, तो मैं बताया था बीमार आपने। पड़ा ना। फिर आपने तो मैंने कहा आज 50 साल से बीमार नहीं पड़ा, तो डिसीजन किसने लिया भाई? मैंने लिया ना। एक समय था, गरीब था, तो मैंने डिसीजन लिया ना अमीर बनना चाहिए। तो वो किसने रोका है क्या संसार में? राइट तो आगे का भविष्य किसने रोका है? कल का मेरा भविष्य कैसे हो, आज आप निर्णय कर सकते राइट। हो। तो मतलब सर आप ये कह रहे हो कि हमारे जितने भी पास्ट लाइफ हुई हैं, पुराने जन्म हुए हैं, एक ईंट की तरह एक जन्म था, ईंट बनी, ईंट बनी, ईट बनी, ईंट बनी। हाँ, आप ये कह रहे हो कि ऐसी दीवार बन गई, और उसी दीवार से, जैसे हम पीएनसी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी, हाँ, ठीक है, उस लॉजिक से हमने एक पीएनसी कॉम्बिनेशन से बनाया। आप बोल रहे हो कि वो दीवार से एक शैडो बन गई, शैडो बन गई। कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे कर्म रहे हैं तुम्हारे, ऐसे हमारे जीवन रहे हैं इन द हाँ, पास्ट, हाँ, आने वाला टाइम उसके एक रिफ्लेक्शन बनता जा रहा है। बनता जा रहा बट है। आप उसमें एक्सेप्शन ये बोल रहे हो कि अगर मैं आज अपनी विल पावर से अपने आप को बदलता हूँ, हाँ, कॉन्शियसली अवेयर हो जाता हूँ, हाँ, तो मैं अपने आने वाले फ्यूचर को भी डिजाइन कर सकता हूँ। बिल्कुल, इज बिल्कुल। दिस हाँ, लेकिन इसमें एक बात और भी है कि 100% सारा का सारा इमीडिएट चेंज नहीं हो जाएगा। इट मे टेक, जैसे अगले जन्म में आप तो आज आपने साधु बनने का सोचा मान लो, तो अगले जन्म में आप एक स्पिरिचुअल किसी फील्ड में एंटर कर जाएँगे। फिर और 1-2 जन्म लेने के बाद में शायद आप उसमें उस कर्मों का फल तो झेलना पड़ेगा, आप ये झेलना कह रहे पड़ेगा। हाँ, वो क्योंकि जो इतने जन्मों का है ना, कोई 1-2 जन्म का तो है नहीं कि फट आज ही चेंज कर दिया और तुरंत में चेंज भी हो गया। हो। तो ये ऐसा नहीं होता जनरली। बट सर ये एक्यूरेट होता है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि जैसे जो पास्ट में हुआ है वो तो फिर भी समझ आता है। जैसे आपने बोला स्कूल, एकदम स्कूल में चला गया, आपने बोला घर, मैं घर में चला जाऊंगा, ये क्योंकि अभी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ। पर जब आप मुझे बोल रहे हो 100 साल बाद हो सकता है ये बिल्डिंग ही ना हो, तो मैं उसको कैसे विजुअलाइज कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो विजुलाइज़ नहीं, देखो क्या होता है, यू डोंट यूज़ योर एनी विजुअलाइज़ेशन और कॉन्शियस माइंड। आपका तो चेतना है ही नहीं ना, आप तो ट्रांस स्टेट में हो। आप तो 80% बेहोशी की अवस्था में हो, समझे ना? तो आपको अपने आप वो फ़ील आता है। जैसे लोग 100 साल के बाद जब जाते हैं, तो दे नॉर्मली सी ऑल द हाई राइज़ बिल्डिंग्स ओनली। अब जनरली लोग जो पास्ट लाइफ़ में गए हैं, उनको मैं पूछता हूँ ट्रांसपोर्टेशन किस तरह है जी उस तरह का? तो मैक्सिमम लोग बताते हैं सर नीचे तो साइकिलें चल रही है और ट्रैफिक नहीं के बराबर है, और ऊपर पॉड्स चल रहे हैं, वो जो फटाफट 2-4 लोग बैठे निकल गए। वो मतलब ऊपर सब कुछ ऊपर हो जाएगा, और एयर टैक्सीज़ चल रही है जनरली, वो इस तरह से ऐसे बताते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको आज आइडिया थोड़ी है, उनको अभी जो भी लोग आते हैं, वो तो पता भी नहीं उनको कि मैं ऐसे क्वेश्चन करूँगा मान लो। पर वो सडनली दे टॉक लाइक दिस, इस तरह से। सो आप ये कह रहे हो इसमें कि हम अवेयर नहीं है, हाँ, वो ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक आता है। हाँ, वो सर फ्लैश समझ में होता नहीं आ है। रहा सर, ये ऑटोमेटिक कैसे आता है, ये नहीं समझ आ रहा नहीं, मुझे। ऑटोमेटिक नहीं, देखिए क्या होता है, यू कनेक्ट टू दोज़ काइंड ऑफ एनर्जीज़ व्हिच इज़ ऑलरेडी बिल्ड अप। जो यूनिवर्स में उसकी जो बोलते हैं ना, उसकी जो वाइब्रेशन बन चुकी है, वो उसके साथ कनेक्ट होते हैं। देखिए ना,
अब मज़ेदार बात ये है कि जब मैं 100 साल के बाद के पास्ट लाइफ फ्यूचर में लाइफ में लेके जाता हूँ, तो लोग जो है अपना नाम बताते हैं। अगर वो फ़ॉरेन में पैदा हुए हैं तो उनका कोई वेस्टर्न नाम होता है, कभी चाइनीज़ पे पैदा होते हैं तो चाइनीज़ नाम होता है, ली ने, पुंग ने, ऐसे नाम बताते हैं। और उनके बच्चों का नाम बताते हैं, उनकी वाइफ़ का नाम बताते हैं, और उनका जो बिज़नेस है तो बिज़नेस कंपनी का नाम तक बता देते हैं लोग कि मेरी ये कंपनी होगी उस समय, और इस तरह की कंपनी होगी, इस तरह का बिज़नेस है मेरा। तो मतलब ये सब इसका मतलब है कि जो उनके अंदर जो कामनाएँ अंदर दबी हुई हैं, जो भी उन्होंने सोचा है या जिसको वो बार-बार सोचते रहे हैं, वो एग्ज़ैक्टली धीरे-धीरे समयानुसार जो है ना उस कार्मिक बंधन के साथ जुड़ते चले जाते हैं ऑटोमैटिकली। तो इसीलिए फ्यूचर जो है वो अ, मतलब 100% परफेक्टली डिज़ाइन्ड है, यूँ समझ लो। क्योंकि जो भी व्यक्ति देखता है वो बहुत ही इतना एक्यूरेटली क्लियरली बता रहा होता है सब कुछ। बट सर जो एनर्जीज इन अभी देख ही नहीं पा रहे, या जो आप कह रहे हो कि हम वहाँ पे वो जो एनर्जीज है, मान लो कोई एनर्जी फील्ड है जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, पर जो एनर्जी फील्ड क्रिएट ही नहीं हुआ अभी तक, उससे कनेक्ट कैसे हो सकता है? नहीं, फ्यूचर तो कनेक्ट हो चुका है ना, क्योंकि पास्ट जो जिया उसकी शैडो तो बनी, मैंने बताया ना आपको। तो इस तो वो तो कनेक्ट करेगा ही, वो शैडो तो दिखेगी ही उसको। देखिए, पहली बात तो क्या है कि ये मैंने बताया कि ऊपर जो है टाइमलेसनेस है, ऊपर समय सीमा नहीं है ना। तो वहाँ पे चाहे मैं हज़ारों जन्म इस तरफ जाऊँ फ्यूचर में, चाहे मैं हज़ारों जन्म इस तरफ जाऊँ। अब ज़रा एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, अब ये कॉमन सेंस से लोग समझ जाएँगे। नॉस्ट्रेडमस ने जितनी भी भविष्य की भविष्यवाणियाँ देखी या वांगा बाबा ने देखी, तो क्या इन्होंने तो वांगा बाबा ने तो 3000 साल तक की पहले की देख ली। तो फिर कोई क्वेश्चन ये करेगा 3000 साल कैसे दिख गया भई उनको? वांगा बाबा जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं ना, आता है ना, आपने देखा होगा वांगा बाबा जो फ़ेमस है, वो जो तो नॉस्ट्रेडमस ने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ देखो ना, नॉस्ट्रेडमस कब हुआ था? कितने सालों पहले। और उसने ट्विन टावर गिराने की सूचना उसने उस समय दे दी थी कि एक चील नाम जैसे एक बर्ड जैसी कोई चीज़ आएगी और आके उसको टकराएगी। उनको थोड़ी मालूम था हवाई जहाज़ बन चुकी होगी उस समय। उन्होंने देखा कि कोई बर्ड जैसी कोई चीज़ आ रही है, आके 2 ट्विन टावर को गिरा रही है। ये कितने साल पहले बता दिया था इन्होंने? ये 500 साल जो सी नोस्ट्रेडमस का जो भी समय रहा होगा, मुझे एग्ज़ैक्टली तो नहीं, मुझे भी अभी ध्यान में है, पर है शायद नोस्ट्रेडमस 500-700 साल मतलब पहले इन्होंने फ्रांस में हुए ना ये तो। अच्छा, अच्छा, मतलब 500 साल पहले ही बता दिया था कि हाँ। अमेरिका में अटैक होने वाला है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, वो तो तभी तो वो उसके बारे में इतने यूट्यूब पे इतने चैनल बन चुके हैं उसके बारे में। और मतलब वैसे भी उसकी किताब में भी लिखा हुआ है, मतलब उसको लोगों ने काफ़ी डिकोड किया हुआ है उसके बारे में। तो देखो, तो नॉस्ट्रेडमस ने अ, जो है इतना लंबा-चौड़ा देखा। अच्छा, एक ऐसा ही नहीं है, एडगर केसी करके एक और अमेरिका के बहुत फ़ेमस एडगर केसी करके हुए हैं, उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वर्जीनिया में। ही इज़ ऑल्सो, वो भी इस तरह की कई चीज़ें भविष्य की देख चुके हैं ऑलरेडी, ऐसे। तो तो सर आप ऐसे कैसे कनेक्ट कर रहे हो वो टाइमलेसनेस से? कैसे थोड़ा-सा मुझे उसमें लेकर जाओ? नहीं, नहीं, देखिए क्या होता है कि मैंने कहा ना कि ये यूनिवर्स जो है ना, वहाँ पे आप आपको है ना कहीं ट्रैवल नहीं करना है। द मोमेंट यू थिंक यू आर ऑलरेडी देयर, मैं यूँ कह रहा हूँ। आपको फ्यूचर में जाना नहीं है। वो कोई मैंने कहा ना ट्रैवलिंग है ही नहीं, तो फ्यूचर में जाना थोड़ी है। अगर मैंने कहा 100 साल का फ्यूचर देखो, तो लोग 100 साल का ही देखते हैं। मैं कहता हूँ 200 साल का देखो तो 200 साल का देखते हैं। मैं जनरली लोगों को कहता हूँ 5 साल बाद का आगे का देखो तो 5 साल बाद आगे का देखते हैं। मैं कहता हूँ नहीं जी 10 साल बाद आगे का देखो, 10 साल बाद देखते हैं। फिर 2050 कहता हूँ तो 2050 को देखते हैं। तो यानी कि जो मैंने एक बार उनके माइंड में मैंने एक इंटेंशन डाल दिया, तो जैसे वो इंटेंशन उसके माइंड में क्रिएट होता है, दे इमीडिएटली कनेक्ट टू दोज़ पीरियड ओनली, ऐसा होता है। बट सर क्या फ्यूचर इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द अदर पीपल लाइव्स एज़ वेल? नहीं, हाँ, देखिए एक बात बताऊँ क्या होता है, फ्यूचर जो है ना ये बहुत सारे फैक्टर से जुड़कर हमारा डेवलप हो रहा होता है। हुँ, देखिए एग्ज़ाम्पल, हम केवल अपना कर्म फल नहीं भोगते। हाँ, मैं देखिए करेक्ट। मैं अकेला हूँ, जंगल हुँ, में बैठा हुआ हूँ। हुँ, मेरा क्या कर्म फल भोगूँगा? जितना है उतना ही तो हुँ, भोगूँगा। हुँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं जी मैं तो शादी करूँगा जी। हुँ, अब जैसे ही एक औरत या आदमी मेरे से जुड़ा, अब उसके जितने पूर्व जन्मों के कर्म करेक्ट, फल है, हाँ, वो भी मैं साथ में उसका पूरा बैलेंस बैंक बैलेंस लेके आऊँगा, साथ में जोड़ूँगा। फिर मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे बच्चे चाहिए जी। कई लोग कहते हैं नहीं चाहिए जी।
तो उनके कर्म बच्चे नहीं होते, बच्चे करते ही नहीं है। कई लोग कहते हैं चाहिए जी, कितने चाहिए जी, 2 चाहिए तो 2 के कर्म फल। अब 10 चाहिए बच्चे, अगर कोई मुसलमान है बेचारा, बोलते 10 बच्चे चाहिए जी, 10 बच्चे हो जाएंगे तो उसके 10 के कर्म फल जोड़ने पड़ेंगे। फिर कहते हैं नहीं जी मुझे समाज चाहिए, कौन सा वाला, अरब वाला के इंडिया वाला के पारसी समाज के कोई और कोई समाज, अग्रवाल समाज, तो उसके समाज के जो नियम है वो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे भाई। और फिर तुम कहते हो नहीं जी देश चाहिए, इंडिया चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, अरब सऊदी अरब चाहिए, कि अफगानिस्तान चाहिए। अब भैया उसके साथ में उसका भी कार्मिक संस्कार तुम्हें जुड़ना पड़ेगा। क्यों? तुमने वहां तुम जुड़े हो, उसके साथ तुम कनेक्ट हुए हो। फिर तुम कहते नहीं, तो क्या होता है कि जो चीजें हजारों लोगों के, देखिए करोड़ों लोगों की जो एक्शन रिएक्शन जो चल रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली उनके भी प्रतिफल हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हम उनके प्रति भी रिएक्टिव होते हैं और संस्कार निर्मित करते हैं हम उसके साथ। तो इसीलिए इस दुनिया में हम अकेले का कर्मफल कभी नहीं भोगते, हम सामूहिक कर्मफल भोगते हैं, ऐसा समझ लो आप इस तरह से। मतलब आप जो कह रहे हो कि मेरी लाइफ में अगर आगे जो होगा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी फैक्टर्स, उसमें आप भी इंक्लूडेड हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए मैक्सिमम तो मेरे संस्कारों का बाय प्रोडक्ट तो मुझे मिलेगा ही, जो मैं हर पल रचना कर रहा हूँ वो तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में मेरे साथ में कुछ परसेंटेज मुझे मेरे जो परिवार जो मेरे साथ बर्ताव करेगा, मेरे बेटों का जो मेरे पास प्यार होगा फिर नहीं होगा, अटैचमेंट होगा नहीं होगा, समाज के साथ अटैचमेंट होगा नहीं होगा, तो इन सब के जो इन्फ्लुएंसेस है ना पूरे, वो भी मेरे साथ साथ में थोड़े से चलेंगे ही यूं, और वो फ्यूचर में भी फिट करेंगे। हाँ फिट करेंगे बिल्कुल। सर क्या ऐसा होता है कि इस जन्म में जो हमारे रिश्ते हों, मे बी दोस्त या माँ बाप या कोई भी क्लोज रिश्तेदार जिनसे हम बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, क्या वो कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन भी हो सकता है? देखिए ये बात कभी भी ध्यान में रखिएगा, आपके आसपास कोई भी अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति आपके पास आ ही नहीं सकता जब तक आपके अंदर उसके मैग्नेटिक चुंबक, उसका चुंबक आपके अंदर नहीं होगा, जब तक कोई आपके पास नहीं आएगा। ओके। आपके अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा दोस्त, अच्छा नौकर, अच्छी मदद करने वाले लोग, या इसका ऑपोजिट नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव पत्नी, नेगेटिव पति, नेगेटिव बेटा, नेगेटिव सारे दोस्त, या तो ये सब आपके ठीक एग्जैक्टली आपके पास्ट कर्मों का प्रतिफल ही आप साथ में लेकर आ रहे होते हो, यूँ समझ लें। तो मतलब जिसको कहते हैं कि हमारे पुण्य कर्म, यानी कि हमने उनको दिया इसलिए वापस लौट के भी आ रहा है। यानी कि इफ़ यू डोंट, आप व्हाट यू थ्रो दैट कम्स बैक टू यू, ये कहते हैं ना हम लोग। तो आप जो भी संसार में एक्शन करते हो उसका वापस रिएक्शन सामने आता ही आपके। अभी देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैं किसी ऑस्ट्रेलियन कोई व्यक्ति को, मैं मार्क नाम था उनका, उनको मैं लेके गया पास्ट लाइफ में। तो उसके 4-5 बहुत जिगरी दोस्त थे इस जन्म में, लेकिन वो पिछले जन्म में वो राजा था, एक्चुअली किंग था, और उसके दरबार में जो उसके एसोसिएट्स थे सारे, वो सारे दोस्त वही थे उसके, वहाँ पे पाँचों के पाँचों दोस्त उसके साथ थे इस जन्म में। हाँ, देखिए वो, हाँ इस जन्म में जो 5 दोस्त थे उसके, जो खास अभी भी जो है, अभी है, और उसके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व है, और कहीं एक ऐसा नहीं कि 2-4-5 साल से 20-20 22 सालों से उसके साथ में इन्वॉल्व है वो, और इतने कट्टर दोस्त है कि बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में मतलब उसने, राजा ने उनको डेफिनेटली सपोर्ट किया होगा, प्यार किया होगा, रेस्पेक्ट दी होगी, और उनके साथ भी राजा के प्रति बहुत अटैचमेंट रहा होगा। ऐसा होता है ना, अपने मालिक के प्रति या अपने राजा के प्रति बहुत ज़्यादा हमें अंदर से डेडिकेशन रहती है, एक समर्पण भाव होता है। तो हम तो वो जो भाव के कारण जो है वो वापस उसके पास पहुंच जाता है। और देखिए ना, पहुंचने का तरीका क्या है कि कुछ लोग वो चूंकि वो व्यक्ति अहमदाबाद से रिलेटेड है, तो इस बचपन में स्कूल में उसको 2-3 दोस्त तो वहां मिल गए, और बाकी जो 2 दोस्त थे वो जाके ऑस्ट्रेलिया जब वो ट्रांसफर हो गया, वहां जाके वो बिजनेसमैन बना, तो वहां पे वो दोस्त वहां पे उनको मिल गए, जो बिलियनर है वहां पे, बड़े बड़े बिलियनर है वहां पे, जो अचानक कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ मिले, और फिर उसके बाद साथ में जुड़ गए वापस। तो ये सब देख के हैरानी होती है कि नेचर में, मतलब
कहीं न कहीं हम अट्रैक्ट होकर ना वापस धीरे-धीरे बोलते हैं ना, उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ हमारा कार्मिक कनेक्शन होता है, इस तरह से। तो इसीलिए जो मैं लोगों को कहता हूँ कि इस संसार में कोई लायक है, नालायक है, कोई सुख है, दुःख है, अच्छा है, बुरा है, बिल्कुल नियम से है, बड़ा परफेक्टली है, मैं यूँ कहता हूँ। बुरा भी है तो? हाँ, बिल्कुल 100% वो ही इज़ परफेक्टली वो नियम के अनुसार बुरा है जी वो। क्योंकि अभी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अ, आदमी या तो अच्छा होता है या बुरा बुरा होता है, जनरली ये 2 कर्म ही हम देखते हैं ना। तो अगर मान लो कि एक आदमी वासनात्मक रूप से बहुत उसने सप्रेशन किया, बहुत उसके अंदर अग्रेसिवनेस थी और वो मर गया वो व्यक्ति, तो उसकी चेतना इस जन्म में ऐसे-ऐसे कर्म ही करेगी जो वासना के साथ जुड़ा रहेगा। अब सामान्य आदमी जो होता है, थोड़ा अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है, तो वो क्या कहेगा, अरे ये आदमी ऐसा क्या पागलों की तरह खाने के पीछे पड़ा हुआ है, सेक्स के पीछे पड़ा हुआ है, धन के पीछे पड़ा हुआ है, ये क्या बेकार आदमी है। वो आप अपने स्तर से ऐसा सोच रहे हो, पर आपको नहीं मालूम कि गलत से गलत आदमी भी, बल्कि मैं कहता हूँ चाहे वो कितना भी गलत होने दो, वो एग्जैक्टली उसके पास्ट कर्मों के संस्कारों के अनुरूप ही उस तरफ जाएगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता संसार में। और अच्छे कर्म जिन्होंने करते हुए चले आ रहे हैं ना, वो इस जन्म में ऑटोमेटिकली समय आने पर अट्रैक्ट होकर उस तरफ जाएंगे ही। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए। बचपन से मैं भी, देखिए, यंग बच्चों की तरह मैं भी कॉलेज में पढ़ा, मेरे भी दोस्त मित्र रहे, ठीक है ना। उन्होंने मुझे बहुत कोशिश की कि मैं शराब पीऊँ, मैं जो बियर पीऊँ, मैं सिगरेट पीऊँ, बहुत कोशिश की। मैंने सिगरेट पीने की कोशिश की, पीते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये पागलपन साले कैसे करते हैं, ये मुंह में धुआं लियाने छोड़ रहे हैं, ये कोई सेंस है यार इसमें। और इतनी बदबू कड़वी ये शराब लोग पी कैसे लेते हैं, मतलब। अब फिर मैं सोचने लगा, यार ये दोस्त तो बड़े मजे ले रहे हैं यार, बड़े दिल से बड़े खुश हो रहे हैं पी पी के तो, और मैं बोला इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे अंदर ऐसा कौन व्यक्ति बैठा हुआ है यार जो ऐसे इसको बिल्कुल पसंद ही नहीं कर रहा है। आप समझे ना। तो ये देखिए क्या होता है, गलत और अच्छी चीजें संसार में चारों तरफ बिखरी हुई है, लेकिन अगर आपके अंदर उसकी जमीन है पनपने के लिए, चाहे वो अच्छी जमीन है कि बुरी जमीन है, आपको 1 सेकंड में क्लिक कर जाएगी। ये समझ लो आप। इसीलिए कहते हैं ना कि इसने मुझे शराब पिला दी जी, इसने मुझे इसमें डाल दिया जी, इसने मुझे जुए में डाल दिया जी। नहीं, वो उसके अंदर पहले से जमीन थी, आपके अंदर जमीन है, बस उसने चिंगारी फेंकी, आपने एक्सेप्ट करके आग लगा दी अपने अंदर। तो भाई अगर वो जमीन नहीं, आज मुझे कोई बोले चल शर्मा जी जुआ खेलें, मैं सोच भी नहीं पाऊंगा, जा भी नहीं पाऊंगा, मान लो उस तरफ। तो क्यों, वो कौन है मेरे अंदर जो मुझे इस हाइट पे लेके आ गया कि अब मुझे उस तरफ जाने ही नहीं दे रहा है कमबख्त। आज मेरी वाइफ भी ऐसी है, उसको भी कोई फालतू कोई बात करे ना जो, तो वो बिल्कुल उस तरफ जा ही नहीं पा रही। आप भी कई लोगों को आप जानते भी हैं, तो कारण क्या है? सर मैं तो खुद को ही जानता हूँ। हाँ, मैं तो नाम मेरा शर्मा नहीं है, मैं भी ऐसा ही हूँ। हाँ, वही क्योंकि वी डोंट गो, हम जा ही नहीं पाते उस तरफ। राइट। वो क्लब चलो जी रात को डांस देखने चलेंगे, भैया मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मैं भाग के आ जाऊंगा वापस। मेरे को सर याद है, मैं 2019 में लंदन में था। हाँ, वहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाई की है। तो वहाँ पे ना रिसेप्शन पार्टीज में क्या होता है, जो डायरेक्टर होते हैं तो वो खुद ही ऑफर करते हैं। हाँ, वहाँ पे ऐसा नहीं देखा जाता कि ये कोई क्राइम है। बाहर में आपने भी देखा है, बाहर बहुत ही कॉमन कल्चर है जी, कल्चर है। तो जैसे वहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर होते थे, वो पीते थे, क्लास के बाद बाहर आके सिगरेट पी रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, आपको लगेगा बड़ा अच्छा सा वेल ड्रेस्ड, कॉफी ली हुई है, सूट्स डाले हुए हैं। तो वहाँ पे जैसे मेरे दोस्त भी, भाई यार वहाँ पे तो पूरी दुनिया पी रही है यहाँ, बट आपकी वाली बात मैं कहा यार मेरे ना अंदर से नहीं आ रहा। किचन में हमारी जो किचन हॉस्टल होता था वो कॉमन होता था लड़कियों का, तो किचन भी कॉमन होती थी। कोई भी वहां पे ऐसा नहीं है कि किसकी अलग किचन है, कोई भी ये सब बियर भरी रहती थी, यार पी ले यार, सब पी रहे हैं। पर आपकी वाली बात की यार मेरे को ना अंदर से नहीं आ रहा, वो किक नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा, कहीं वीडियो नहीं डाल रहे, पर वो किक नहीं आ रहा। तो वही बात मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो जो जमीन है वो इस जन्म की नहीं है, वो पहले से मैं कमा के आ रहा हूँ। वो मतलब मैं धीरे धीरे बोलता हूँ एवोल्यूशन करते हुए आई हैव ग्रोन टू अनदर हाइट, और अब मैं वो उस हाइट पे नहीं हूँ कि जहाँ मैं ये कर्म कर सकूं।
मतलब सर इसमें इसका ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई कि जो कर भी रहे हैं हमें उनको भी बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। कभी नहीं। देखो Correct. मैंने कहा ना कि Beautiful. कोई बुरा नहीं है, Beautiful. वो बेचारा अभी उस स्तर से उठा नहीं है। अब हो सकता है समय के साथ साथ धीरे धीरे उठेगा, तो हो सकता है वो सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर में आ जाए, थर्ड से फोर्थ में आ जाए, फिर धीरे धीरे और ऊपर पहुंच जाए, मतलब जो 10वें आपने बोला फ्लोर। कॉन्शियसली खुद अवेयर हो जाए, बस अपनी लाइफ बस को बस बदलना बस, हाँ चाहिए। जी। और वो उठता भी ऐसा नहीं है, जब बहुत बड़ा धोखा मिलता है, दगा मिलता Correct. है, दुख मिलता है, बीमारियां पड़ती है, तब उसकी आंखें उस तरफ खुलने की तरफ जा रही होती है। श्योर। सर मैं उन लोगों के लिए जानना चाहता हूँ जो लोग आज लाइफ में सफर कर रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप में आजकल बहुत लोग सफर कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चाहे घर वालों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, या बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, या परिवार में रिश्ता अच्छा नहीं है। तो ये लोग, अब आपने माइंड बता तो दिया कि वजह क्या है, पिछले जन्म लेकर आ रहे हैं, इन लोगों का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए प्रैक्टिकली आज की लाइफ में? नहीं देखिए, जो संबंध के नियम है, बस देखो मैंने एक ही चीज देखी है कि इस संसार में नियम काम करते हैं बस। और जो भी नियम के साथ जुड़ता है तो ऑटोमेटिकली उस नियम के बेनिफिट उसको मिलते ही हैं। नियम का मतलब कैसे कि आज अगर मैं अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ में अगर मैं अनकंडीशनल लव कर रहा हूँ, देखिए ना, एक प्रेम होता है जिसमें आप डोमिनेट कर रहे हो, आप उसमें हिसाब किताब कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, है ना, आप अहंकार बीच में ला रहे हो। तो इस तरह के जो संबंध बनते हैं तो वो तो अनकंडीशनल तो नहीं हो, तो कंडीशनल लव हो गया। तो फिर कंडीशनल लव के अंदर बाद में आपके अंदर उसका रिजेक्शन भी आ सकता है, वो आपको नफरत भी कर सकता है, वो आपके, क्योंकि देखो ना, अगर आप डोमिनेशन करते हो तो शासन हो गया। तो शासन करने से क्या होगा कि आप उस गुलामी की प्रवृत्ति महसूस करने लगते हो, तो आप उससे छुटकारा पाओगे ना। आप डोमिनेशन को कब तक बर्दाश्त करोगे? ठीक है? अगर आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं तो मजबूरी पैदा हो रही है। तो आपको लगता है यार छुटकारा मिलने वाला है, ये तो मतलब इसके साथ बेकार में फंस जाता हूँ मैं। अच्छा, और अगर कोई अहंकार करता है तो आपका भी अहंकार तो सामने आता है ना। अच्छा, फिर इसके बाद में कोई अकाउंटिंग करता है, एहसान सारे दिन गिनाता रहता है, तो आप उससे भागना चाहते हो, आपको अच्छा नहीं लगता कोई आदमी आपको बार बार ऐसे गिराता रहे, एहसान गिरा के। तो इस तरह से क्या होता है कि अल्टीमेटली जो है ना, जो गलत लव जो बोलते हैं ना, अनकंडीशनल जो लव होते हैं ना, उसका दुष्परिणाम हमें टाइम आने पर भुगतना ही पड़ता है। समझे ना आप? तो इसलिए जब हमारा प्यार रियल में होता है ना, तो फिर हमारा परिणाम भी उसी तरह का आता है, हमारे सामने जो है लौट करके वापस आता है। तो संबंध जो है ना, अब देखिए पति पत्नी के जो संबंध बनते हैं, हमारे परिवारों के संबंध बनते हैं, देखिए माँ बाप के साथ में आपके संबंध तभी बनेंगे कि अगर आपके जन्मों से, कुछ जन्मों से, मतलब वो माँ आपकी बहुत केयर करती रही है या आप बहुत केयर करते रहे हैं, तो वो जो केयर करने के जो अटैचमेंट जो हमारे साथ हो जाता है ना, तो उसके कारण भी हम दोबारा वापस रिपीट होते हैं। इसलिए अधिकतर पति पत्नी, माँ बाप सब रिपीट होते हैं, दादा दादी भी रिपीट होते हैं, सब लोग, है ना, हमारे बच्चे भी रिपीट होते हैं। लेकिन जिनके साथ हमारा कुनकुना प्यार होता है, जिसको ल्यूकवार्म कहते हैं, यानी कि अब जैसे कई संबंध ऐसे आपने देखा होगा कि पति नाम का जीव रात को घर आता है और एक पत्नी नाम की गाय मेरे घर में बंधी हुई है, जो खाना बना देती है मेरे साथ में और घर संभाल लेती बहुत से है। लोग हैं जो कहते भी हैं कि आज अगर कोई रिलेशनशिप में भी है, किसी की गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड भी है, कई लोग इतने टूट जाते हैं कि वो कहते हैं हमने बड़ी दिल से प्यार किया। देखो क्या होता है कि पहली बात तो जितने भी लव अफेयर के मैंने केसेस देखे हैं ना, वो अगर पिछले जन्म में उनके पत्नी के रूप में या दोस्त के रूप में, माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में कहीं प्यार रहा है, तो वो इस जन्म में भी वापस दोबारा इस रूप में आ सकता है कि आपका उसके प्रति आकर्षण और आकर्षण है और उसका भी आपके प्रति आकर्षण है। तो वो आपको कॉलेज में, स्कूल में या कहीं पर भी मिल जाएँगे और आप दोनों मिल जाएँगे। वो चाहे वो पिछले जन्म में संबंध कुछ भी रहा हो, पर इस जन्म में चूँकि आपके साथ प्यार था। देखिए, कुदरत जो है ना, कोई संबंध की रिकॉग्निशन बिल्कुल नहीं करती। कुदरत हमेशा प्यार को रिकॉग्निशन करती है या घृणा को। बस 2 ही चीज़ें हैं जो या तो हमें पास में लाते हैं या दूर करते हैं, ठीक है? तो अब वो किसी न किसी दूसरे रूप में वो लड़की या लड़का आ जाएगा और आपके साथ जुड़ जाएगा और आप उनके साथ वापस आराम से रहोगे। तो और अगर आपने उस लड़की को, मान लो पिछले जन्म में वो लड़की वन साइडेड लव था उसका,
आप उस लड़की का मान लो या लड़के का, वन साइडेड लव था, तो अब वो उसको दिमाग में रखते हुए मरी है या मरा है, तो इस जन्म में है ना वो उसके आसपास आएगा जरूर, और दोबारा वापस उसके अपनी वो डिजायर को फुलफिल करने की कोशिश करेगा इस तरह से। तो वो इसलिए कई संबंध जो आते हैं ना, फिर वो टॉर्चर भी करता है, क्योंकि उस जन्म में आप उनको नहीं देख पाए, उसको नहीं ये कर पाए, हालांकि आपका कोई दोष नहीं था, लेकिन चूंकि उसके दिमाग में 24 घंटे आप बैठे थे, वो बार बार आपके बारे में सोच रही थी, तो वो संस्कारों के कारण वो आपके नजदीक कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। मतलब सर आप कह रहे हो कि कोई इंसान सफर भी कर रहा है, लास्ट जन्म में वो इंसान उसके साथ था, किसी भी वजह से आपने उसके साथ ठीक नहीं किया, और इस जन्म में आपको वो सफर करना पड़ रहा है। देखो ना, अभी राघव मान लो कि अभी मान लो कोई एक महिला जो है, एक लड़की कोई मतलब आपके प्रति आकर्षित है, और आपको लगता है भाई मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो आप है ना उसको ना तो मतलब ज्यादा कोई केयर नहीं कर रहे हो, तो लेकिन वो सामने वाला क्या सोचा कि ये बड़ा रिजेक्ट कर रहा है, ये बड़ा बेकार आदमी, मतलब उसके अंदर दुख पैदा हो रहा है आपके प्रति, तो ये जो नेगेटिव भाव जो आते हैं ना, ये आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है मालूम है, हम कभी किसी को नुकसान करें कि ना करें, लेकिन सामने वाला अगर हमारे साथ जुड़ जाता है ना, तो समझो कि उसके संस्कार हमें अननेसेसरी भी भोगने पड़ते हैं कई बार, क्योंकि वो आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, तो उसके कारण वो हमारे साथ वापस जुड़ के आता है हमारे साथ में, ये भी होता है। मतलब कोई किसी के साथ है और वो आपके लिए नेगेटिवली सोच रहा है, तो मेरे को 24 घंटे सोच रहा है ना भाई, और आपके बारे में हर वक्त सोचे जा रहा है, तो ऐसे जो संबंध होते हैं ना, वो आपके आसपास में कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं फिर दोबारा, और फिर वो आपको जब तक उसकी सोल को फुलफिलमेंट नहीं होता, तृप्त नहीं होती, उससे मुक्त नहीं होती, तब तक वो आपको क्या बोलते हैं, आपके पीछे भागती रहेगी, यूँ समझ लें। पर सर उसकी तो कोई गलती नहीं है उसमें। हाँ नहीं, गलती नहीं है, पर वो आता है तो क्या होता है कि आइदर वो इस जन्म में आपके साथ माँ बनकर नहीं, क्या बोलते हैं, बेटा बनकर आपका आ जाएगा, बेटी बन के आ जाएगी, तो देन यू हैव टू गिव हर लव, उसको प्यार देना पड़ेगा, तो वो अपना प्यार आपसे खींच लेगी इस तरह से, ऐसे। तो यहाँ आपका भाई बन के आ जाएगा, तो आपको प्यार आपसे। कोई तरीका नहीं है बैलेंस आउट हो जाए पहले ही? नहीं, देखिए अभी एक्चुअल में क्या है कि सच्ची बात बोलूँ ना, ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो है ना, ये इतना यूनिक है और इतना डेलिकेट है कि इतनी बारीकियां उसके अंदर कि मैं कई बार बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि अभी जैसे कि मैंने पहले भी शायद बताया था कि एक गाय परेशान थी, डिलीवरी दे रही थी, और वो परेशान होकर आपकी तरफ देख रही थी, लेकिन आपको अर्जेंट से काम से जाना था पिछले जन्म में, तो आप उसको बताया था आपने, हेल्प नहीं कर पाए, तो लेकिन उसका असर इस जन्म में उसको भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, अब ये कर्म बंधन, हम तो कुछ भी गलत नहीं करते भाई, फिर भी क्या होता है, चूंकि हम देखो, मैंने बताया ना, चूंकि हम समाज में जी रहे हैं ना, दुनिया में जी रहे हैं ना, तो किसी भी प्राणी के प्रति अगर हम अपनी मजबूरियां, कुदरत जो है ना कमबख्त मजबूरियां भी नहीं जानती, जैसे बोलते हैं ना वो कहती है भाई तुमने उसको मदद नहीं की, तुमने रिजेक्ट किया, तो उसके अंदर भाव एक नेगेटिव आपके प्रति आ गया। मैं मान लो एक्सीडेंट पड़ा है, मैं पड़ा हुआ हूँ, मर रहा हूँ, मैं रोड पे पड़ा हूँ, और आपको कह रहा हूँ यार मुझे बचा लो, आप कहते नहीं मेरे को तो तुम मेरे हॉस्पिटल जाना, मुझे भी अर्जेंट है, और तुम मुझे कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो मेरे अंदर तुम्हारे प्रति जो एक नेगेटिव भाव आता है ना, तो वो भाव भी तो अब जबरदस्ती बन गया ना, बैठे बैठाए, क्योंकि तुम ही उस समय पास ऑन हो रहे थे रोड से, और वैसे दूसरा आदमी भी आ सकता था। सॉल्यूशन है? देखिए क्या होता है कि आपने एक बात नोट की होगी, हर धर्म में ना दो चीजें होती है कि फॉरगिव। जैन धर्म में कहते हैं ना क्षमा याचना, तो क्षमा याचना क्यों करते हैं मालूम है कि आप जरा सोचो कि मैं सुबह जब घूमने जाता हूँ ना पार्क में, तो उस नीचे ना बड़ी बड़ी चींटियां चल रही होती है बेचारी। अब मुझे वो बड़ा अफसोस भी होता है, मैं कई बार मैं रोज जाता हूँ ना, तो मैं जाते प्रार्थना कर रहा होता हूँ कि हे चिंटियों मुझे माफ कर देना, मेरे से मैं जानबूझ के तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, पर मेरे पाँव में अगर तुम कहीं आ गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्यों मुझे अगले जन्म चींटी नहीं बनना, तकलीफ मत देना मुझे। तो क्षमा याचना जो है ना वो हर एक को करनी चाहिए। देखिए ना, हम अनजाने में कितने जीवों को या कितने प्राणियों को क्या कष्ट देते हैं हमें नहीं मालूम ना। आप समझे ना। अब क्या करते हैं? अभी जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सुंदर स्त्री है,
अब सब लोग उसकी तरफ तारीफ करते हैं, वो दूसरी बेचारी थोड़ी कम सुंदर है तो उसको तकलीफ हो रही है ना। अब आपने जानबूझ के थोड़ी सुंदर से थोड़ी उसको तकलीफ दी, गलती नहीं है कोई। गलती नहीं ना, पर वो संस्कार तो बन गए ना भाई, क्या करोगे अब आप। सर इसकी एक मुझे आप 2-3 लाइन्स बताओ जो आप अपनी क्षमा याचना में डेली बोलते हो, हम भी सब बोलेंगे आपसे। नहीं, क्षमा याचना जी कुछ नहीं है, तो बहुत सिंपल सी है कि जाने अनजाने, जैसी जैन धर्म में एक मिच्छामी दुक्कडम बोलते हैं लोग, आपने मालूम है, तो उसका मतलब है कि भाई जाने अनजाने अगर किसी भी सजीव निर्जीव किसी भी प्राणी को मेरे से कोई भी किसी प्रकार का कोई अगर नुकसान हुआ है या मेरे से हत्या हुई है, मतलब या डैमेज हुआ है, तो मैं उनके आत्मा से क्षमा मांगता हूँ और मुझे क्षमा कर दें। तो ये जो भाव होते हैं ना आपके, ब्यूटीफुल। ये अपने आप में फिर आप है ना उससे मुक्त होने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं फॉरगेट करो, एक तो जिसने भी किया उसको फॉरगेट करो, नहीं तो संस्कार बनते जाएंगे। तुम कहते हो साली को भूलूंगा नहीं, याद बताऊंगा रखूंगा मैं। तुझे, हाँ। तो भैया उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संस्कार तेरे बनेंगे और तू उसके साथ वापिस चिपकेगा जाके। इससे अच्छा है फॉरगेट कर और फॉरगिव कर। ब्यूटीफुल, तो बहुत सुंदर तो सर। माफी मांग भी लो और माफी Powerful. दे भी दो, इस बहुत तरह सुंदर, से। बहुत हाँ। सुंदर। सर क्योंकि हमने फ्यूचर की बात करी है और आज का पूरा एपिसोड हमने भविष्य के बारे में जानने के लिए हमने आज कोशिश करी, एक प्रयास किया। मैं आपसे बहुत ही सिंसेरिटी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या बागेश्वर बाबा एक चमत्कार है या ढोंग? नहीं, देखिए क्या होता है कि मैं एक बात बताता हूँ कि हर एक परिवारों में है ना, उनके परिवारों में साधक लोग होते हैं, उनके फादर, उनके दादा, उनके माँ, ऐसे साधक लोग होते हैं। उस साधना का भी असर हमें मिलता है, प्रतिफल, फल, मतलब बाप ने जैसे बोलते हैं ना खेती लगाई, फल बेटे ने खाया, ऐसे। तो और उसके बाद में क्या होता है, उनका अपना भी जो है, देखिए पहली बात तो उस परिवार में क्यों आते हैं वो? क्योंकि उस परिवार में वो आध्यात्मिक तरंगे और वातावरण था, इसी कारण उस घर में जन्म लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में उनके परिवार से भी उनको ये जानने को मिलता है, अभी साधना करो जी। तो फिर वो हनुमान जी की साधना, या देखिए भगवान तो एक माध्यम होता है, पर वो बेसिकली एक साधना करके कुछ ऐसा नहीं दिमाग में सोचा था कि मैं कोई भविष्य वक्ता बन जाऊँगा, ऐसा करके थोड़ी सोचा था बागेश्वर बाबा ने। उन्होंने ऐसा करके, मतलब साधना जो भी की होगी, किसी भी भगवान की उन्होंने की होगी, तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी मंत्र साधना या किसी प्रकार की साधना करता है ना, तो उससे हमारे साइकिक एबिलिटीज या साइकिक सेंसेस उससे हमारे जाग जाते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, मैं बता रहा हूँ आपको ये, और हर आदमी की जागती बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बागेश्वर बाबा की जागी। बागेश्वर बाबा कर रहे हैं तो उनकी जाग गई भाई। तो उनकी जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं इसको, यानी कि और ये हर व्यक्ति में होती है, जिसको हम कहते हैं अतीन्द्रिय क्षमता। तो हमारी जो साइकिक एबिलिटी है ना, वो फाइन सेंसेस पकड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेती है, समझे ना? तो उसके कारण क्या होता है, अब मान लो कि बागेश्वर बाबा की इंट्यूटिव पावर, जिसको हम अंतर प्रेरणा की क्षमता या अंतर्दृष्टि की क्षमता, या तो अंतर प्रेरणा के भी प्रकार बहुत है, बता रहा हूँ, जैसे आंखों से फील कर लेना या आवाज़ सुन लेना, इसको क्लायर ऑडियंस कहते हैं। सूक्ष्म ऊर्जाओं को देख लेना तो क्लायर वॉयंस कहते हैं, ऐसे होता है ना। क्लायर गटेंस होता है, किसी को स्वाद से पता चलता है, किसी को गट फीलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे सोलार प्लेक्सस पे ना उनको कुछ अजीब सी वाइब्रेशन सी होती है, जो गट फीलिंग कहते हैं। तो इंट्यूशन के भी बहुत प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो अब उनका कौन सा सेंस जागेगा, क्योंकि हर आदमी की सेंसिटिविटी अलग अलग तरह से जागती है, एक जैसी नहीं होती कई लोगों की। तो उनकी उनकी अंतर्दृष्टि और अंतर प्रेरणा विकसित हो गई इसके कारण। तो अब वो जैसे कोई व्यक्ति आके क्वेश्चन करता है, देखिए अंतर प्रेरणा का नियम क्या मालूम है, जैसे आपको मैंने पास्ट लाइफ के बारे में बताया कि द मोमेंट यू थिंक ऑफ ए पर्सन इन योर माइंड, आप जैसे ही आप उसकी फ्रीक्वेंसी की तरंगों में आते हो, आप इमीडिएटली उसी ब्रह्मांड में उसी ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट होते हो। तो अब एक सामने आया आदमी, कोई आकर बैठा, उसने कहा गुरुजी मुझे कुछ पूछना है। अब खाली उसने पूछना है इतना ही बोला, लेकिन अब वो व्यक्ति उनके माइंड में आ गया ना, तो उस व्यक्ति से संबंधित जितनी उसके पास फ्यूचर की जो ऊर्जाएं हैं ना, और वो मन में क्या सोच रहा है, वो भी तो तरंगों के रूप में है ना। तो उनकी जो साइकिक एबिलिटीज हैं
वो फाइन तरंगों को पकड़ना शुरू कर देती है तुरंत, और उनके अंदर एक नेचुरल वे में फीलिंग आने लग जाती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे बागेश्वर बाबा जो हैं वो इस तरह के मतलब परिचय लिख देते हैं, और पहले लिख चुके होते हैं, उसके पूछने से पहले लिख देते हैं कि तू अपने भाई के बारे में पूछेगा, तू अपने बीमार माँ के बारे में पूछे, जो भी है। तो भैया उसको कैसे पता चला? क्योंकि he was vibrating in that frequency, और उसके ऑरा में भी, उसके एनर्जी फील्ड में उसका पूरा पास्ट, उसका पूरा फ्यूचर की वाइब्रेशन है, समझे ना? तो जैसे ही वो मेरे सामने आया या मैंने उसके बारे में सोचा, तो तुरंत मेरी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट होती है। हम रेकी में यही तो सिखाते हैं। आज हम रेकी में ये सब विद्याएं सिखाते हैं। जो भी व्यक्ति हमारी रेकी स्टूडेंट बने ना, आज 1 मिलियन के करीब हमारे स्टूडेंट है, सबके सेंसेस अपने आप समय के साथ जो रेकी का प्रयोग कर रहा है उसके सेंसेस जागने लग जाते हैं, और जब वो मिलते हैं तो कहते हैं सर मैं आजकल मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ गई, या मुझे अब सेंसेस होने लग गए हैं। क्यों? होना ही है भैया। तुम एक एनर्जी के साथ काम कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर तुम रोज एनर्जाइज कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो तुम्हारे जो इनर साइकिक सेंसेस हैं वो तो डेवलप होंगे ही वही तुम्हारे। मतलब सर कि ये जो आप बता रहे हैं कि बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं वो सचमुच में पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल हो रहा है। ऐसे कई और भी 10-50 लोग भी कर सकते हैं। ऐसा कोई वो कोई चमत्कार नहीं है, ध्यान रखना, ये चमत्कार नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपके अपने परिवारों में, दोस्तों में आपने ऐसी घटना सुनी होगी ना, लोग कहते हैं ना ये काल जी बाई जी, इसकी जीभ काली है जी, ऐसे बोलते हैं ना लोग, तो मतलब इसने बोला ऐसा हो गया। तो भैया कैसे हो गया? ऐसे कैसे बोल दिया उसने? कि ही फेल्ट फ्रॉम इनसाइड ना। अभी जैसे आप ही के एक स्टाफ से मैं अभी बात कर रहा था, तो वो बताते हैं सर मुझे भी इंट्यूशन अभी ऐसे कई बार हो चुका है, 5-6 बार हो चुका है कि एक व्यक्ति को मैं देखता हूँ, कहता हूँ ये स्कूटर वाला जो आ रहा है ना, ये देखना ये गिर जाएगा, और सचमुच में बोले गिरा। मैंने जैसे ही सोचा कि वो गिर जाएगा और थोड़ी देर में गिर गया। तो भैया ये कैसे हो गया? आपने भी कहीं महसूस किया होगा कि आपको भी कई बार कई घटनाओं का पूर्वाभास होता है ना, कई लोगों को होता है ना। जी। और लोग कहते भी हैं मुझे पहले इंट्यूशन आ गया था कि ये जाएगा तो इसका काम नहीं होगा, या ये जाएगा, या नहीं तो ये भले ही अभी तकलीफ देख रहा है लेकिन मुझे लगता है इसका काम हो जाएगा। तो ये आपको क्यों आ रहा है? क्योंकि योर बॉडी इज सेंसिंग दैट एनर्जी विच इज गोइंग टू हैपन। तो इसका मतलब क्या मालूम है? देखिए अल्टीमेटली हर आदमी को एक ही बात समझनी है, मैं भी एक तरंगों का बंडल हूं, और पूरा ब्रह्मांड भी तरंगों का जाल है, और मैं जिस फ्रीक्वेंसी में रेडियो की तरह मैंने 92.45 सोचा तो मैं उसके साथ फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट हो गया। मैंने कहा नहीं 16.106.4 तो उसके साथ कनेक्ट हो गया। तो भैया इन व्हाट फ्रीक्वेंसी आई वाइब्रेट, आई कनेक्ट टू दोस एनर्जी इमीडिएटली। राइट। तो सर ये इंट्यूशन कोई भी कैसे डेवलप कर सकता है? देखिए इंट्यूशन हर आदमी के अंदर, जैसे हर आदमी में 5 इंद्रियां नेचुरली गिफ्टेड होती है ना, वैसे हमारे अंदर अतीन्द्रिय क्षमताएं भी गिफ्टेड होती है। यानी कि जानवर में भी होती है, आदमी भी होती है, लेकिन हम लोग जो है जानते नहीं है, इसलिए हम उसको डेवलप नहीं करते हैं। हमें कभी कभार आभास हो जाता है ना, पूर्वाभास, या हमें किसी नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है, तो वो हम क्या कहते हैं बाई चांस हो गया, ऐसे हम उसको थोड़ा कैजुअली ले रहे होते हैं। लेकिन मैं लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर आदमी एक सर्टन रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ माइंड में अपनी साइकिक सेंसस रोज किसी न किसी एनर्जी का कोई भी साधना है ना, कोई ध्यान है, कोई मंत्र साधना है, कोई रेकी है, इस तरह की कोई भी साधना होती है ना, उस साधना का प्रयोग करके वो इनर सेंसस को डेवलपमेंट कर सकता है, और उसके बाद वो फाइन सेंसस जो है वो पकड़ सकता है। देखिए हमारे यहाँ पे ना एक कोर्स होता है जिसका नाम है होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन। उसके अंदर क्या होता है, करीब 35-40 तरह की ब्रेन एक्सरसाइज कराई जाती है, और उसके बाद उनकी साइकिक सेंसस इस कदर डेवलप हो जाती है कि अगर मैं आपकी आंखें बंद करके भी मैं आपको कोई चीज हाथ में दे दूं ना, तो आप बता दोगे कि वो चीज क्या है, मतलब उसका कलर क्या है या उसमें लिखा हुआ क्या है, ऐसे। गॉट इट। हाँ, क्यों यू हैव दैट सेंसेस, यू आर बोर्न विद दैट। गॉट इट। समझे ना? मतलब सर ये जो फिर बागेश्वर बाबा जो सोल्यूशंस देते हैं, रेमेडीज देते हैं कि ये दान करो, ये करो, तो आप ये कह रहे हो तो इनडायरेक्टली वो अच्छा कर्म बनेगा तो वो उनका काम बन ही जाएगा। हाँ देखिए आप चाहे एस्ट्रोलॉजर के जाओ, आप पंडित के पास जाओ, जनरली वो क्या कहते हैं, चिड़ियों को दाना डालो, गाय को घास खिलाओ। इसका पर्पस क्या मालूम है?
आप अभी तक केवल अपना स्वार्थ नेगेटिव ही सोचे जा रहे थे और आपके अंदर प्रेम, करुणा, मैत्री, दान, सेवा जैसा भाव था नहीं। राइट। तो वो है ना, इसके बहाने ये सब चीजें पैदा करते हैं। गॉट इट। समझे ना? राइट। सर कोई रेकी का कोई आपका इवेंट कोई लाइव आने वाला है कुछ ऐसा? हाँ, अभी बस अब देखिए, वैसे तो बहुत सारे इवेंट आने वाले हैं और हम तो हर 15 दिन में हमारे यूट्यूब चैनल पे हम फ्री रेकी सेशन लोगों को देते ही हैं, उसमें भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी ऑफलाइन की बड़ी डिमांड थी बहुत दिनों से कि लोग कहते हैं सर हम आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो ऑफलाइन हमें ऑफलाइन शक्तिपात या जो भी सीखनी है। तो अभी हम 27, 28, 29 को जो है ना जून में अभी देहरादून के अंदर जो है एक आरोहा म्यूजिकल कुछ वेलनेस शायद उनका नाम है, मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा है उनका, सॉरी, तो मैं आपको दे दूंगा। तो वहाँ पर जो है ये देहरादून में कार्यक्रम होने वाला है। राइट। तो वहाँ पर मैं 3 दिन रहूंगा उनके साथ में, जिसमें एक दिन रेकी सिखाऊंगा और एक दिन जो है मैं पास्ट लाइफ ग्रुप सेशन लूंगा सब लोगों के लिए। तो इस तरह से तो पर्सनल जो रेकी सेशन है वो फुल डे का है, सुबह 9 से लेकर शाम के 5-6 बजे तक। तो उसमें लोग जो है ऑफलाइन में रेकी प्रैक्टिकल सारा सेक्शन प्रैक्टिकल होगा, वो सीख सकते हैं वहाँ पे। बहुत सुंदर। इसकी डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे। हाँ जी, मैं आपको दे दूंगा। एक मौका मिलेगा जो सब आपसे हम लाइव मिल पाएंगे। बिल्कुल। सर एक मेरा एक और लास्ट इस एपिसोड को खत्म करने से पहले अगले पॉडकास्ट में अगली कॉन्वर्सेशन में आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि आप भी गरीब थे, आप भी पहले स्वस्थ नहीं थे, पर आपने मैनिफेस्ट किया, जिसको यूजुअली लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या प्रैक्टिकली और कैसे कोई भी अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से सब कुछ पा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए राघव, सबसे पहली बात समझने की क्या मालूम है कि आज तुम एक घर खरीदते हो, तुम अपने घर के अंदर अपने छोटे से बगीचे में या अपने आंगन में तुम कितने गुलाब के फूल लगाओगे या नहीं लगाओगे, उसमें फुलवारी या कोई सब्जियां पैदा करोगे नहीं करोगे, ये डिसीजन कोई भगवान थोड़ी लेता है, तुम्हारी मर्जी है ना। और कई लोग तो घरों में ना, कई लोगों के घर में ना पार्क भी नहीं होते कि जहाँ गमले रखे जा सके, लेकिन उनकी सोच इतनी गहरी होती है कि घर के हर कोने में है ना वो दीवार, अगर खाली दीवार भी घर में है ना तो उस दीवार के ऊपर भी इस ढंग का तरीका बना देंगे कि कम से कम 50 गमले उसको लटक रहे होंगे। तो करने वाले के लिए ना रास्ते बंद नहीं होते, इंटेंशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। राइट। तो सर अब अगले एपिसोड से पहले आपसे मैं ये बताना चाहूंगा, बहुत सर मेहनत करते हैं ऐसे एपिसोड लाने के लिए, पर 98% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे अभी भी। तो आप बोलेंगे तभी करेंगे सर। तो देखो भाई, सीधी सी बात ये है कि देखिए ये इस तरह के जो ज्ञान है ना जिससे हम आज अनजान हैं, तो अब आप ऐसे इस तरह का एक अवेयरनेस या जानकारी जागने के लिए अगर आपको करना है ना, तो फिर इस तरह के जो लोग, जो भी लोग काम कर रहे हैं, कितने अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने के लिए मतलब मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके और आगे तक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो है ये देखिए ये जो ज्ञान है ये तो कोई पहुंचाने कोई मेहनत तो करनी है नहीं, तो आपको तो खाली बस एक क्लिक ही करना होता है बस। राइट, थैंक यू। तो इसलिए सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ बातों को। परफेक्ट। तो सर अगली वीडियो हम रिलीज करते हैं, 2000 कमेंट्स और हम अगली वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे रिलीज करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, नमस्कार।